हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 समाजीव विज्ञान में अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय के विषय में हमने बात किया था कल। उसमें हमने दीर्घ उत्तरी के 5 प्रश्न बताए थे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इस बार परीक्षा में आने की संभावना है। हो सकता है कि पेपर में आ जाए, तो इसलिए जो उन्हीं प्रश्नों के विषय में हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने 5 प्रश्नों के विषय में बात की थी। उसमें 5 प्रश्न और दीर्घ उत्तरी के बात करेंगे, 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के विषय में। तो देखो, जो हमारा चैनल है लक्ष्य सीई, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो में देखिए। इसमें जैसा कि देख रहे हैं, कक्षा 10 समाजीव विज्ञान में अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ये पाठ का नाम है। इसमें जैसा कि हमने बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र के विषय में कि किसी भी देश को वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी से उस देश की पता लगा लेते हैं कि वो देश विकसित देश है कि वो विकसित देश नहीं है। अर्थव्यवस्था से ही पता करते हैं कि वह देश गरीब है कि वह देश अमीर है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी से हम क्या करते हैं, उस देश की पता करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें 2 बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो पाठ का नाम होता है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ है ये दूसरे जो पहला अध्याय था, जो इससे पहले हमने अध्याय पढ़ा था, उससे मिलता जुलता तो नहीं है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम पिछले अध्याय से दूसरे अध्याय को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, जो चीजें हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसीलिए तो आज हम जो रह गए थे 5 प्रश्न, तो उन 5 प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। तो पहला देखो, छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है, या देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। या फिर प्रश्न है, सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमें प्रश्न में क्या करना होता है, विस्तार से लिखना होता है। तो चलो, उत्तर में किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो देश के जो आर्थिक विकास होता है वो उसी पर निर्भर होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, निर्भर होता है। क्योंकि सार्वजनिक
क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता है। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं उनका संचालन सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है। ऐसी गतिविधियों जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, ऐसी आवश्यकता जिससे क्या हो, देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी उन चीजों का लाभ उठाएं। जितने भी देश में रहने वाले लोग हो उसमें क्या हो, सभी को लाभ हो। तो ऐसे देखो, जैसे सड़कें होती हैं, सड़कें किसी के लिए स्पेशल नहीं होती हैं, वो पूरे देश में कोई भी व्यक्ति देश का उस सड़क से चल सकता है। तो ये क्या है, सार्वजनिक कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सड़कें हो गई, और जो पुल बनते हैं जैसे रेलवे पुल, नदी पुल, ये सभी जो पुल बनते हैं ये भी क्या है, सार्वजनिक कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जैसे रेलवे में क्या होता है, रेलवे में सरकारी कार्य में, जैसे रेलवे में कार्य होता है सरकारी, जो ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों में क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं ट्रेनों से। और पतनों, बिजली आदि जो हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो भी सरकार के माध्यम से ही हमारे घर में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। निर्माण और बांध, जो नदियों में बांध बनते हैं जिससे क्या करते हैं, किसान सिंचाई करते हैं उन बांधों के माध्यम से, जिससे क्या होता है, बांध के माध्यम से क्या होता है, पानी नालों के माध्यम से क्या होता है, खेतों में पानी जाता है। ये सुविधा उपलब्ध कराना ही क्या है, सार्वजनिक कार्य है। जितने भी कार्य सरकार के माध्यम से किए जाते हैं वे क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य होते हैं। सरकार ऐसे भारी वह स्वयं उठाती है। ये क्या करती है, ये सरकार स्वयं बनवाती है। ये क्या होती है, इसमें सरकार का पैसा लगता है, सरकार इसमें क्या करती है, स्वयं खर्च करती है और जो देश का डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, उस पर ध्यान देती है। जिससे क्या, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है। जो क्या करती है कि किसान हैं उनको उचित मूल्य प्राप्त हो, उन्हें अधिक धन प्राप्त हो, जिससे क्या हो, देश विकसित हो। इसलिए क्या करती है, जो गेहूं और चावल होता है वो क्या करती है, किसानों से खरीदती है और क्या करती है, उसे गोदाम में भंडारित, उसको इकट्ठा करती है। जिससे क्या करती है, और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य में बेचती है। जो हमें सरकार के माध्यम से जो हमें राशन मिलता है, जिसे जो कोटेदार के माध्यम से क्या होता है, हमारे गांवों में पहुंचाया जाता है। और जो कोटेदार होता है वो क्या करता है, वो हमें राशन बांटता है, जिससे क्या होता है, हमें कम दामों में क्या होता है, मिलता है। जो राशन कार्ड क्या होता है, राशन कार्ड बना होता है, राशन कार्ड के ही माध्यम से क्या होता है, सभी के जो घर में जितने भी सदस्य होते हैं उसी हिसाब से क्या किया जाता है, राशन दिया जाता है। इस प्रकार के सरकारी किसानों को और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचती है। इससे क्या होता है, लाभ होता है। और एक प्रकार की सरकार के माध्यम से क्या होता है, किसानों और उपभोक्ताओं को क्या होता है, लाभ होता है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना
जैसा कि हमने बताया था, जो सरकारी कार्य जैसे सरकारी अस्पताल हो गए और सरकारी स्कूल हो गए, इससे ये क्या होते हैं, सरकार के माध्यम से बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? जिससे जो देश है ये अधिक अधिक विकसित हो और सभी लोग क्या हो, शिक्षित हो और सभी लोग स्वच्छ हो। इसीलिए क्या किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए मनुष्य स्वस्थ रहे, इसीलिए क्या किए जाते हैं, सरकारी अस्पताल बनवाए जाते हैं। और शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं, जिससे सभी को शिक्षा मिले। पर जो चीज इसमें क्या होता है, मुफ्त में ये चीजें हमें क्या होती हैं, मिलती हैं। जो गांव में जो शिक्षा होती है वो मुफ्त में मिलती है, और जो हमें दवाइयाँ मिलती हैं सरकारी अस्पताल के माध्यम से, वो भी क्या होती है, मुफ्त में मिलती हैं। पर क्या होता है, जो मुफ्त में चीजें मिलती हैं उसका कोई लाभ नहीं उठाता है वो, क्योंकि मुफ्त की चीजें होती हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। पर हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इनका लाभ लेना चाहिए जो सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं। इनकी लोग क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। इन चीजों की क्या नहीं करते, वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि ये फ्री में मिलती हैं। प्राथमिक कार्य भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे प्राथमिक में हमने बताया था, प्राथमिक में क्या आता है, प्रकृति के माध्यम से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, प्राथमिक। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। क्या है, जो सरकार का कार्य है वो क्या है, विद्यालय क्या कराना, समुचित ढंग से चलाना। जो सरकार है वो क्या कर रहे हैं, उसमें सरकारी टीचर, सरकारी किताबें, सभी चीजें सरकार के माध्यम से दी जा रही हैं, जिससे क्या हो, वो विद्यालय क्या हो, अच्छे तरीके से चले। इसलिए ये सुविधाएं दी जाती हैं। अच्छे गुण के टीचर रखे जाते हैं, शिक्षित लोग उसमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये क्या होता है, सरकार के माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं, जिससे क्या हो, देश में रहने वाले जितने भी लोग हों, या किसी भी जिले या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, तो यहाँ देश की बात हो रही है, तो इसलिए देश में जितने भी जिले होंगे, जितने भी गांव होंगे, सभी में ये क्या है, सभी जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। ये क्या है, आर्थिक विकास में जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार के ही माध्यम से उस देश में क्या होता है, विकसित होता है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे ही पता चलता है कि वह देश अमीर है कि गरीब है, जो हमने पिछली कक्षा में बताया था। आगे प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 7 नंबर प्रश्न है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जो असंगठित कार्य है, संगठित नहीं असंगठित, तो इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। जो 3 समस्याएं हैं उनके बारे में लिखना है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो श्रमिक, जो मजदूर हैं, जो कार्य करने वाले मजदूर हैं, उनकी क्या करना है, जो अर्थव्यवस्था उनकी कैसी है उसके विषय में हमें क्या करना है, जानना है। तो चलो, उनके 3 श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। जो भेदभाव है, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का जाति भेदभाव, इनके ऐसे 3 कारण लिखिए। ऐसे 3 हमें क्या करना है, कारण लिखना है। तो आओ
जान लेते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। तो असंगठित कार्य क्षेत्रक छोटी छोटी एवं बिखरी इकाइयों जो कि ज्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। असंगठित कार्य क्षेत्रक जो असंगठित कार्य क्षेत्रक हैं एवं बिक्री इकाइयों जो कि ज्यादातर सरकार नियंत्रण से बाहर होती हैं, ये निर्मित होता है। इस क्षेत्रक में नियम एवं विनियम तो होते हैं लेकिन इनका अनुपालन नहीं है। ये कम वेतन पाने वाले रोजगार हैं। ये क्या होते हैं, इन्हें कम वेतन मिलता है। ये ऐसे रोजगार हैं जिन्हें क्या है, ये ऐसे मजदूर हैं, इनको क्या होता है, इनको कम वेतन मिलता है और अधिक मेहनत करते हैं। ये ऐसे मजदूर हैं जो क्या करते हैं, इन्हें कम वेतन मिलता है पर क्या करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं तथा प्रायः नियमित नहीं होते हैं या अतिरिक्त समय में कार्य करने, संवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी की वजह से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर ये बीमार होते हैं तो इन्हें इनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करते भी हैं तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या करते हैं, बीमार भी होते हैं तो कार्य करते हैं। और क्या होता है, अवकाश, इनके लिए संडे की कोई भी छुट्टी नहीं है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, संडे को छुट्टी होती है और जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उसमें क्या होता है, संडे को छुट्टी होती है जो सरकार के द्वारा नियम लागू किए गए हैं। पर ये ऐसे मजदूर हैं, इनको कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है और कोई प्रावधान नहीं है इनके लिए। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया, सरकार के माध्यम से बनाए भी गए हैं तो क्या है, इसमें इनका कोई पालन नहीं करता। श्रमिकों को बिना किसी वजह के कार्य से हटाया जा सकता है। जो श्रमिक हैं ये क्या होते हैं, ऐसे श्रमिक हैं जो किसी भी वजह से कार्य से हटाए जा सकते हैं। कोई भी तुम कार्य नहीं करते इसलिए इन्हें हटाया जा सकता है। अगर जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसी को क्या करते हैं, रखते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाएं हैं। क्योंकि इन पर क्या होता है, इनको जब चाहे हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी व्यक्ति नहीं है, तभी इन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है। जब कार्य कम होता है तब कुछ लोगों को कार्य से छुट्टी दे दी जाती है। जब कार्य कम होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठेकेदारी का कार्य, जब ठेकेदारी का कार्य होता है तो इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कम कार्य कर रहा है तो उसे क्या किया जाता है, उसकी छुट्टी कर दी जाती है हमेशा के लिए कि आप काम सही से नहीं करते हैं, आपकी छुट्टी। तो इसलिए क्या होता है, सही से कार्य करने के लिए क्या होता है, जब वो व्यक्ति सही से कार्य करता है उसी व्यक्ति को रखते हैं, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को कार्य में रखा जाता है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं तभी वो कार्य करते हैं। अगर उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य नहीं करेगा। इस क्षेत्र के 3 समस्याएं निम्नतः है। पहला है, श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और प्रायः ये नियमित नहीं होते हैं। ये क्या होता है, प्रायः इन्हें कम वेतन मिलता है पर और इन्हें रोज वेतन नहीं दिया जाता है। इनका क्या होता है, हफ्ते में पेमेंट दी जाती है और महीने में पेमेंट दी जाती है। इन्हें
कम वेतन मिलता है और डेली नहीं दिया जाता है। श्रमिकों को रोजगार अनियमित होता है। क्या होता है? इनके लिए जो रोजगार जो है, श्रमिकों के लिए जो रोजगार है अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है कि उस कार्य में इतने व्यक्ति ही रखे जाएंगे, इससे अधिक व्यक्ति नहीं रखे जाएंगे। अगर उस कार्य में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वहां पर 2 व्यक्ति रखे जाते हैं, इससे ना अधिक रखे जाएंगे, इससे अधिक नहीं रखे जाएंगे। और उसमें क्या किया जाएगा? कम करने की सोचेंगे। और श्रमिकों को संवेदन, छुट्टी तथा बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती है। अगर कोई भी श्रमिक या मजदूर कार्य करते समय बीमार हो जाता है तो उसको छुट्टी नहीं दी जाती है। जब उसे छुट्टी नहीं दी जाती है तो वह व्यक्ति क्या करता है? बीमार हो जाता है और कम कार्य करता है। आठ नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदान की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये क्या है? एक विकासशील है। उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था से ही हम पता लगाते हैं कि वह देश गरीब है कि वह देश अमीर है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना से देश में बड़े उद्योगों की स्थापना का सूत्रपात किया गया। जो पंचवर्षीय योगदान होता है उसमें जो योजनाएं चलती हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाती है, उसमें क्या होता है? देश में बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसमें क्या किया जाता है? स्थापना या सूत्रपात किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर उद्योगों का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिकीकरण है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिन पर क्या किया जाता है? बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उनका क्या होता है? पंचवर्षीय जो योजनाएं चलती हैं, जो 5 वर्ष के लिए चलाई जाती हैं, उद्योगों में देश की राष्ट्रीय आय, बचत एवं पूंजी निर्माण को बढ़ाने में सहायता करती है। जो उद्योग होते हैं वो देश में की जो राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय आय है और बचत पूंजी का निर्माण को बढ़ाने में क्या करती है? सहायता करती है। उद्योग के ही माध्यम से क्या होते हैं? जो आय है, लोगों की जो आय है उससे क्या होती है? बढ़ती है। और आय की क्या होती है? बचत होती है एवं पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण को बढ़ाने में क्या करती है? सहायता। उद्योगों से देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहायता की जाती है। साथ ही इनसे देश में आर्थिक रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। क्या हुआ है? साथ ही इसमें क्या किया गया? बढ़ाने में सहायता की जाती है। साथ ही इनसे देश में आर्थिक रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। उद्योगों से आयातों को कम करके आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जो उद्योग होते हैं उनसे आयातों को कम करने में, आत्मनिर्भर प्राप्त करने में क्या होती है? सहायता मिलती है। आगे अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में है, आर्थिक गतिविधियों को उनके उद्देश्य और विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने पर प्राप्त क्षेत्रों व समूह को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्रक, जो प्राथमिक क्षेत्रक है
कृषि। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो क्या है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक है। क्या है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक तथा तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो क्या है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और जो द्वितीय क्षेत्रक है वो क्या है? उद्योगों से। क्या होता है? उद्योग के माध्यम से, जिससे क्या किया जाता है? प्राथमिक जो वस्तुएं होती है उनका क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना, ये क्या है? विनिर्माण है। तो इसमें क्या किया जाता है? प्राथमिक में गेहूं का निर्माण हो, गेहूं प्राप्त होता है और द्वितीयक में उसको क्या किया जाता है? उसका बिस्किट बनाया जाता है। और तृतीयक में सेवा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। वो किसमें होता है? सेवा क्षेत्रक में। एक प्रकार की क्या होती है? सेवा। और जैसे सेवा करने में हमारी, जैसे जो प्राथमिक तथा द्वितीयक है, जैसे वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया और शिक्षक, ये क्या करते हैं? सेवा करते हैं। जब वो हमारी सेवा करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? हम धन देते हैं। तो ये क्या होता है? तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं सभी। आगे 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? अगर किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, अगर सिंचाई करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो किसान है, तो क्या होगा? रोजगार और आय में वृद्धि होगी। जो आय है और जो रोजगार है उसमें क्या होगा? वृद्धि होगी। तो देखते हैं, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है। अगर किसानों के लिए हम सिंचाई वाले जो साधन हैं वो उपलब्ध करा देंगे तो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। सिंचाई सुविधाएं, जैसे भारत में वर्षा की आर्द्रता व अनिश्चितता रहती है, अतः वर्षा की आर्द्रता व अनिश्चित वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पन्न कराने में सहायता होगी। क्या होगा? जहां पर कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या किया जाए? सिंचाई के जो साधन है वो उपलब्ध कराए जाए तो क्या होगा? उसमें क्या होगी? अधिक फसल होगी और आय बढ़ेगी। और कृषि भूमि पर जितनी अधिक फसलें उगाई जाएंगी, रोजगार व आय में उनकी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। अगर अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाएंगी तो क्या होगा? लोगों को अधिक क्या होगा? रोजगार मिलेगा और वो अपने खेतों में काम करेंगे, जिससे क्या होगा? आय में वृद्धि होगी। और किसान क्या करेंगे? उन फसलों को बेचेंगे, जिससे क्या होगा? उन्हें अधिक मात्रा में आय की प्राप्त होगी। इसी प्रकार सिंचाई, कृषि उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपाय है। क्या है ये? जो सिंचाई कृषि के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण उपाय है। और रोजगार एवं आय में क्या होगी? जो रोजगार है और जो आय है इसमें क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। जब हम उनके लिए, जो किसान है उनके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करा देंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में फसलें होगी और उन्हें अधिक धन की प्राप्त होगी और अधिक आय भी प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा? देश विकासशील हो जाएगा। और विपणन सुविधाओं की सहायता से एक किसान क्या करता है? फसल उगाकर उसे सरलता से बेच सकता है। जब वो अधिक मात्रा में फसल उगाएगा तो उसमें क्या होगा? वो अधिक, जब
अधिक मात्रा में अनाज बेचेगा तो उसको क्या होगा, अधिक आय प्राप्त होती है, जिससे क्या होगा, आय उस देश में क्या होगा, वृद्धि। इस क्रिया से केवल किसान बल्कि अन्य लोगों के लिए भी क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा। जब किसान को ही नहीं बल्कि जो वहां के उस क्षेत्र में के रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें क्या होगा, रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे क्या होगा, देश में क्या होगी, वृद्धि होगी। फसल को बेचने के लिए परिवहन भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर फसल को बेचना है, बाजार तक ले जाना है, तो हमें परिवहन की आवश्यकता होगी। और परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं, रोजगार एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये क्या होता है, तटीय क्षेत्र में आते हैं। जो परिवहन होते हैं ये क्या होते हैं, तटीय क्षेत्र में आते हैं। परिवहनकर्ता के लिए किसी भी रोजगार को उत्पन्न होगा। जो क्या होते हैं, परिवहनकर्ता होते हैं, उनको भी क्या होगा, रोजगार मिलेगा। क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करेगा सामान को। और इसके अतिरिक्त फसल बाजार में पहुंचाने पर इसका बिक्री होगा, जिससे व्यापार के साथ साथ रोजगार उत्पन्न होगा। जो उस सामान को बेचने वाले जो व्यापारी होंगे वो क्या करेंगे, जिनकी दुकानें होंगी उन दुकानों से उन्हें रोजगार मिलेगा, और वो क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उन्हें भी क्या होगा, दो पैसे का लाभ होगा, और वो कार्य करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आय में वृद्धि होगी और सुधार होगा। और इससे क्या होगा, देश विकासशील हो जाएगा। व्यापार के साथ साथ रोजगार उत्पन्न होने में उनकी आय भी वृद्धि होगी। भंडार सुविधा से किसानों को अच्छी कीमत अपनी उपज बेचने का अवसर प्राप्त होता है। जब वो क्या करते हैं, भंडार करते हैं या स्टोर करते हैं किसी जगह पर, और बाजार में दाम आने पर क्या होता है, उन्हें जब अधिक मात्रा उच्च दामों में क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, तो क्या होता है, अधिक धन प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है, जब अधिक धन प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, अधिक मात्रा में फसल उगाता है, जिससे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है और देश विकासशील होता है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है उसी से उस देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी से हम पता लगाते हैं कि वह देश गरीब है कि अमीर है, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं अगले जो वर्णात्मक क्वेश्चन है, वर्णात्मक क्वेश्चन के विषय में कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।